लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है और इसको लेकर के दक्षिण भारत पर बीजेपी का खास फोकस है। यूं तो दक्षिण भारत में कई सीटें हैं, लेकिन सबकी निगाहें असदुद्दीन ओवैसी की सीट हैदराबाद पर है, जहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। इस वक्त माधवी लता हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, सीधे उनका रुख करते हैं। माधवी जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। प्रिया जी नमस्कार। माधवी जी, आपको जिस सीट से जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि हैदराबाद सीट, उसे ओवैसी के लिए गढ़ के तौर पर देखा जाता है। कितनी चुनौतियां आप महसूस कर रही हैं, क्या आपका अनुमान है? यहाँ पे चुनौती एक ही है कि आज तक 40 सालों में जितनी भी गलतियां हुई हैं वहां पर, जिस प्रकार से वहां के मतदाताओं से खिलवाड़ हुआ है, और ये 40 सालों में जिस प्रकार से किसी भी तरह का प्रगति नहीं हुई है, उन सारे चीजों को बाहर लाने की जिम्मेदारी को मैं कहती हूँ चैलेंज। बस उसके अलावा मैं मानती नहीं हूं कि उनका असद जी का कोई बड़ा गढ़ है और वो असंभव है। सबसे बड़ी चुनौती तो वहां पर सच्चाई को बाहर लाना। माधवी जी, इन दिनों हैदराबाद की सड़कों पर आपके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और इसमें लिखा है कट्टर हिंदू शेरनी। जब हैदराबाद की बात होती है, उसके समीकरणों की बात करते हैं हम, तो वहां पर अल्पसंख्यकों की एक बड़ी संख्या है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इतना आसान होगा? कट्टर हिंदू का नाम जब आप देते हो तो कट्टर हिंदू के साथ ये भी हम लोगों को जानना पड़ता है, हिंदू वो है जो मानव सेवा को ही माधव सेवा मानते हैं। कट्टर हिंदू वो है जो बिना कोई व्यत्यास के, यानी बिना कोई भेदभाव, सारे लोगों का और इस देशवासियों का सेवा करते हैं। अगर ये हिंदुत्व है तो मैं सही में कट्टर हिंदू हूं और यही मेरा हिंदुत्व मुझे सिखाया गया है। अभी जब आप कह रहे हैं कि वहां के माइनॉरिटी का नंबर, संख्या ज्यादा है, तो मुझे ये बताने दीजिए ये सही नहीं है। अगर आप पूरे बोगस वोट्स निकाल देंगे संख्या में से, जो अभी फिलहाल 22 लाख से 22 लाख, जो 22 लाख वोटर्स है, उसमें से तकरीबन 6.5 लाख बोगस वोट्स है। जब आप ये निकाल देंगे उसके अंदर से, तो बताइए बच्चे कितने हैं? आपको 2 और 4, 16,50,000 बच्चे हैं। उसके अंदर तकरीबन 9 लाख हिंदू वोट से। अब आप बताइए क्या है उनकी संख्या। और जितना भी वहां पे मुसलमानों की संख्या है, सबसे पहले हमको ये बात जानने की जरूरत है, उनके भी कई ऐसे समस्याएं हैं और उनके ऊपर भी बहुत सारे ज्यादती हो रहे हैं उनके ही लीडर के वजह से, जो वो बाहर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उन पे भी खतरा है अगर वो बाहर आएंगे और कुछ कहें। उनको भी इंतजार है एक ऐसी लीडर की जो अपने जान को भी चाहे तो जोके पर रखकर उनके लिए बाहर निकले और उनके लिए मदद करे और उनकी हिफाजत के लिए ठहरे और उनकी प्रगति के लिए ठहरे। अब आप बताइए, मोदी भाई के सरकार में इससे ज्यादा हिम्मत मुझे क्या मिल सकती है कि मैं सारे हिंदू और मुसलमान भाई बहनों के लिए ठहरूं और उन पे जो जाति हो रही है उनके लिए मैं न्याय दिलवाऊं और दोनों की प्रगति दो आंख की तरह मैं महसूस करूं और दोनों को बराबरी ही मदद देकर उनको आगे बढ़ाए। जब आप ये कहती हैं कि केंद्र के योजनाओं से बड़ी संख्या में मुसलमान जो भाई हैं, बहन हैं, वो भी लाभान्वित हुए हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है कि जो भी यहाँ पर एक्शन लिया जाता है वो इसी वर्ग को देख करके लिया जाता है, यानी कि अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती किसी भी स्टेट में तो वहाँ पर बीजेपी सेलेक्टिव हो जाती है। ऐसे में अब आगे बीजेपी, आपका क्या स्टैंड रहेगा आगे इस चुनाव में? मैं आपको एक इसके उदाहरण देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई जगह पर ऐसे हादसे हुए हैं जहां पर हिंदू लड़कों के ऊपर खास कर एक संख्या में मुसलमानों ने उनके ऊपर दंगा किया है
लेकिन अगर आप मुसलमान कहेंगे तो गलत बात है। मैं कहूंगी ये लोग वो लोग हैं जो इस देश के ही नहीं, ये लोग वो लोग हैं जो बाहर के देशों से, बांग्लादेश से, अलग अलग प्रांतों से आए हुए मुसलमान हैं। तो ये जो बात है, ये लोग खास कर ऐसे वो ना जो करना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो हरकत वो लोग करते हैं, जानबूझकर जो करते हैं, तो उससे वहां के लोगों को ऐसा लगता है। वहां का अगर आप लोकल हिंदू जिस पर ये वार हुआ, आप उनसे पूछिए, वो बता देते हैं कि दीदी ये लोग यहाँ के नहीं, लेकिन इसका ऐसा चारों तरफ ये बात ऐसे फैल जाती है, मुसलमान ने आकर हिंदू पे अटैक किया है। तो बताइए तो सही, तब क्या होगा आगे जाकर? ये जो हिंदू ने सर फुटवाई है, जिसका सर फुटा है, वो क्या उन लोग उस वहां के प्रांत के लोग जाके इन पर फिर इस प्रकार का जो उन पे वार हुआ है उसका तो समाधान देंगे। इस बीचों बीच में यहाँ पे मजहब का बात निकल, लेकिन सच्चाई क्या है कि ऐसा मुसलमान लोग जो वहां के है ही नहीं, उनको फल बेचने का रोड पर गलत जगह पर, जहां पर रूल के हिसाब से वो लोग नहीं रहना चाहिए, शॉप्स के सामने उनको फल बेचने का ये लोग वहां का वहां मदद देते हैं। अब आप बताइए, ये मजहब हुआ है, ये गलत प्रकार का मदद वो लोग बाहर से आए हुए ठीक है। मुसलमान को और दे। ऐसे लोगों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं, इनको लेकर के सीएए, इसके अलावा कई सारे कानूनों की बात कही जाती है, ट्रिपल तलाक कानून की बात कही जाती है, क्योंकि आप तो लोगों के बीच में जा रही होंगी। आपको क्या लगता है कि तेलंगाना में कम से कम और हैदराबाद आपकी सीट पर ये जो तमाम मुद्दे हैं वो कितने असरदायक हैं, और आम जनता के मन में क्या ये तमाम मुद्दे आपको नजर आता है एज ए कैंडिडेट? एज ए कैंडिडेट ही नहीं, एज ए सोशल वर्कर भी मैं कहती हूँ, यहाँ के मुसलमान चाहे वो जो भी रहे, थके हुए हैं, इतने थक गए वो लोग, उनको भी अभी प्रगति चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। उन लोग ये जो रिलीजन का नाम, ये जो काम अब तक होते गया है कम्युनल के नाम पर, ये लोग जो भड़कावे स्पीचेस देते हुए वोट्स लिए हैं, अब आम जनता इससे ऊब गई है, आम जनता इससे थक गई। अब इनको मजहब के नाम पर कोई लड़ाई लड़ना नहीं है, इसीलिए असदुद्दीन जी को बाहर से लोगों को लेके आना है। इसीलिए उनका प्रोटेस्ट जो है, उनकी जो दर्द है बाहर के मुसलमानों पे है, उन देशों से जिनका देश स्वयं इस्लाम देश है। तो बताइए आप, जब अपने खुद के देश के इस मुसलमान जो गरीबी में है, आप उनके ऊपर तरस नहीं खाते हुए आपको बाहर लोगों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यहाँ का मुसलमान पहचान गया है कि ये आदमी अपना कौम को नीचे गिरा रहा है, अपना मजहब का नाम लेकर वो इस्लाम का भी जो शांति फैलाती है उसके ऊपर एक गलत इल्जाम लगा रहा है, और ये मदद कर रहा है, ये कह रहा है लोगों से और अपने कौम के बारे में कि हम ये करेंगे, दंगा फसाद वो करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, 15 मिनट का चुटकी बजाएंगे। ये सब जो है, अगर आप एक सच्चा मुसलमान को पूछेंगे, इसका कभी ये मुसलमान बात नहीं करेगा। क्योंकि मैं 8 सालों से ओल्ड सिटी में मुसलमान भाई बहनों से काम कर रही हूँ, एक बार भी वो लोगों ने कभी मजहब का बात बाहर नहीं निकली, एक बार भी उन लोगों ने मेरे ऊपर ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं लगाई है, एक बार भी मुझे आने से नहीं रोके। अगर हम INDIA ब्लॉक की बात करें, कांग्रेस जो कि कई चुनावों में कह चुकी है कि AIMIM दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ही बी पार्टी है, अब क्योंकि आप असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, उनको क्या कहना चाहेंगी? साहब, मैं वेरी ओपनली आपसे एक ही सवाल कहती हूँ फिर से कि जब कांग्रेस यहाँ पे आया था इलेक्शन में जीतकर, एक ही बात उन्होंने बताया कि हमको उनको शिकायतें थी असदुद्दीन ओवैसी पे और अकबरुद्दीन ओवैसी जी। जब शिकायतें थी, दोनों लड़ लिए हैं असेंबली में, अब बताइए इतना जल्दी दोस्त कैसे हो गए ये दोनों? इतने जल्दी भाई भाई कैसे होगी?
इतने जैसे कैसे वो लोग मुकर गया, अपने जो जो गालियां एक दूसरे को दे दिए वो लोग। अब आप बताइए, गाली देने के बावजूद भी टेम्पररी स्पीकर किसको लगाए थे वो लोग? गालियां देने के बावजूद भी हम दोनों भाई हैं, और कौन बता रहे हैं आज ये बात? इतना लड़ाई होने के बावजूद भी, जहां पे असदुद्दीन ठहर रहा है अभी ये असेंबली, आई मीन लोकसभा इलेक्शंस में, आज तक कांग्रेस ने उम्मीदवार को क्यों नहीं ठहराया यहाँ पर? इतना ओपन खुलासा वो लोग एक दूसरे को मदद क्यों दे रहे हैं वो लोग? अब आप बताइए भाई, कौन किसके पार्टी है, कौन किसके बी टीम है? हम्म। अरे इंसान को ठीक दुनिया है, में, एक भारत आखिरी देश में सवाल माधवी जी, एएमआईएम को एक कहीं पे भी आखिरी जाकर सवाल अपने मुंह, बीजेपी के प्रत्याशी से मेरा ये रहेगा कि तेलंगाना की 17 में से कितनी सीटें और देश में लोकसभा की कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए पूरे देश में तो हम 400 पार करके ही रहेंगे, और जो 400 पार करेंगे हम हैदराबाद के सीट से ही मोदी भाई का जो संख्या उन्होंने ऐलान की है उसको पार करके दिखाएंगे हम। 401 होगा हमारा हैदराबाद। बहुत धन्यवाद अभी आपका, जब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं भी आपको। तो ये थी हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, जिनका ये दावा है कि इस बार बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी।